टाइम था 5 मार्च 2023 का और जगह थी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का उल्सापुर, जब काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स अपनी टीम तैयार करके एक स्पेसिफिक घर के बाहर आ चुके थे और उसके बाद उन्होंने उस घर के ऊपर रेड मार दी। जैसे ही पुलिस ऑफिसर उस घर के अंदर जाते हैं तो इस टाइम एक 32 साल का व्यक्ति पवन ठाकुर घर के अंदर ही मौजूद था। तो दो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और वहीं पर बैठा दिया और नॉर्मल पूछताछ करनी शुरू कर दी। और बाकी जो टीम के ऑफिसर्स यहाँ पर इन लोगों के साथ आए थे, उन लोगों ने पूरे के पूरे घर को अब छान मारना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले काफी दिनों से शहर के इस हिस्से में नकली नोट सर्कुलेट हो रहे थे। पुलिस को कोई अंदाजा नहीं कि ये नकली नोट बना कौन रहा है। तो पुलिस ने अपने सभी मुखबिरों को एक्टिव कर दिया और उसके बाद एक मुखबिर ने आकर पुलिस को ये बात बताई कि जनाब, इस बंदे का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि जहां पर भी जाली नोट मिले हैं इसने उस जगह पर जाकर शॉपिंग जरूर की थी। तो जितने भी पुलिस को अब सबूत मिल सकते थे वो सभी सबूत पवन ठाकुर की तरफ इशारा कर रहे थे। तो पुलिस ने अब अपनी तहकीकात यहीं पर शुरू कर दी कि इस बंदे के पास कब माल आता है, कब ये जाता है, इसने जिस भी दुकान पर जाकर शॉपिंग की है वहां पर जितने भी इसने पैसे दिए थे उन सारे ही पैसों को पीछे पीछे पुलिस वाले पहुंच जाया करते थे कि अब ये पैसे देकर तो गया ही होगा। और उन्हीं में अगर वो 500 के नोट की गड्डी देकर गया है तो उस गड्डी में 5 से 7 नोट डुप्लीकेट हुआ ही करते थे। और अब पुलिस को पक्का विश्वास हो चुका था कि ये नकली नोट छापने वाला कोई और नहीं जबकि पवन ही होगा। तो पुलिस ने आकर इसके ऊपर सीधा ही छापा मार दिया और अब पुलिस ऑफिसर्स इसके घर के अंदर तहकीकात कर रहे थे। पुलिस वालों ने पवन से सारी ही बातें पूछना शुरू कर दी कि आखिरकार वो क्या कुछ करता है। पवन भी अपने आप को बचाने के लिए ये बात बोलने लगता है कि जनाब, आपको मेरे ऊपर शक ही क्यों हो रहा है? मेरी तो एक छोटी सी फोटोस्टेट की दुकान है, मेरा उसमें खर्चा नहीं निकलता, जिसके चलते मैंने साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा की भी दुकान कर रखी है। मैं उन्हें रिपेयर करता हूँ, नई नई फिटिंग करता हूँ, जैसे तैसे कर मेरा घर का काम चल रहा है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस तरीके का कांड किया होगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसी टाइम पुलिस तो दूसरी तरफ इसके घर पर तहकीकात कर ही रही थी। तो कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स को एक प्रिंटर मिल जाता है। इसके साथ साथ वहां पर अजीबोगरीब तरीके के कुछ एक कागज भी मौजूद थे, जो कि कागज नॉर्मल नहीं था। इसके अलावा वहां पर जितनी भी इंक थी, पुलिस ने जब वो बरामद की तो उन्हें पक्का शक हो चुका था कि ये बंदा यहाँ पर नकली नोट ही छापता होगा। और उसके घर से जितने भी नोट मिले थे उन्हें तो देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि ये नोट नकली है या असली, जिसके चलते उन्हें फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिया जाता है। लेकिन पुलिस तो अब इसके घर पर आ ही चुकी थी, तो वो अलग अलग तरीके से इसके घर पर तहकीकात कर रही थी। और इसी टाइम पुलिस को यहाँ से थोड़ी गंदी बदबू आने लगती है, जिसके चलते वो लोग एक कमरे के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। इस कमरे के ऊपर इस टाइम ताला लगा हुआ था, तो पुलिस को ये विश्वास हो जाता है कि जरूर इसने तरह तरह के अंदर केमिकल रख रखे होंगे नकली नोट छापने के लिए, और ये सारी की सारी बदबू उन्हीं केमिकल की आ रही है। तो पुलिस ने पवन से ये बात कही कि भाई, जो ये ताला लगा हुआ है तुम इसे खोल दो। तो अब पवन इधर उधर की बातें करने लगता है कि जनाब, ये कमरा तो पिछले काफी दिनों से बंद पड़ा है, मुझे याद भी नहीं कि इसकी चाबी कहाँ पर होगी। तो पुलिस ने यही बात कही कि तुम आराम से जाकर चाबी ढूंढ लो, और अगर चाबी नहीं भी मिलती है तो हम लोग इस ताले को तोड़ देंगे। जब वो चाबी ढूंढ रहा था तो उसे वो चाबी मिल भी जाती है और उसने जाकर वो ताला खोल दिया। पुलिस ने जैसे ही कुंडी को खोला, उस दरवाजे को खोला, तो उसके अंदर से जो वो लगातार बदबू आ रही थी वो और ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ आने लगती है। अब पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आया कि इतनी गंदी बदबू यहाँ से कैसे आ सकती है। वहां पर बस दो चार कसी रखी हुई थी, एक बड़ी सी पानी की टंकी रखी हुई थी और छोटा मोटा और भी सामान वहां पर रखा हुआ था। तो पुलिस ने पवन से ही पूछना शुरू किया कि तुम्हें जो ये पानी की टंकी है ये तो छत पर रखनी चाहिए, तुमने यहाँ पर क्यों रख रखी है? और जो ये लगातार शायद तुम्हें भी आ रही होगी, ये गंदी बदबू किस चीज की है? तो पवन ने मना कर दिया कि जनाब, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, मैं यहाँ पर किराए पर रहता हूँ, इस घर के मकान मालिक ने अपना कुछ एक सामान रख रखा होगा, इस बारे में मुझे नहीं पता। और वैसे ये अगर टंकी की बात की जाए तो मैंने अपने इस घर को अब थोड़ा रेनोवेट करवाया था, मुझे पानी की
थोड़ी कमी रहती थी, जिसके चलते मैं ये खरीद कर लेकर आया था, लेकिन मैं इसे ऊपर रखवा पाता इतना मुझे टाइम नहीं मिला और उसके बाद नीचे ही मैंने इसे रख दिया था। तो अब जो ये गंदी बदबू थी ये यहीं से आ रही थी। पुलिस ने जाकर उस टंकी के आसपास जब घूमकर उसे अच्छे से देखा, उसके ऊपर कुछ एक सामान पड़ा हुआ था, उसे साइड में डाला। तभी पुलिस को पता चलता है कि इस टंकी के मुंह को तो पूरे तरीके से टेप से कवर किया गया है। इसे बिल्कुल बंद करने की कोशिश की गई है, सील पैक करने की कोशिश की गई है और जरूर इसके अंदर ही गड़बड़ होगी और सारे के सारे नोटों के हो सकता है इसने बंडल बनाकर इसके अंदर डाल दिए होंगे। अब केमिकल पानी में मिल चुका है तो अब गंदी बदबू तो आनी ही थी। तो पुलिस ने उस टंकी के ढक्कन को हटा दिया और जैसे ही पुलिस ने उसके अंदर देखा तो पुलिस ने पाया कि इसके अंदर तो इस टाइम पानी भरा हुआ है और इसके नीचे काफी सारे बंडल इस टाइम पड़े हुए हैं। और पुलिस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अभी तक तो हमारे हाथ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं लगा था, लेकिन अब जो ये बंडल मिले हैं इनके अंदर काफी सारे नकली नोट भरे हुए होंगे और हो सकता है इस सारे के सारे नकली नोट को छापने के लिए पूरा का पूरा गिरोह होगा। तो जैसे ही नोट बाहर निकलेंगे, पवन तो हम लोगों के पास है ही, उन लोगों का ये ठिकाना बता देगा। हो सकता है ये उनका मास्टरमाइंड हो या फिर हो ये भी सकता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। तो पुलिस ऑफिसर्स अब जैसे तैसे कर उन सारे के सारे बंडलों को अब बाहर निकालने की कोशिश करती है। सबसे पहले जो पहला बंडल पुलिस के हाथ लगता है, पुलिस ने उसे खोलने की जब कोशिश की तो पुलिस ने पाया कि इसे तो पूरे तरीके से अब रैप करने की कोशिश की गई है। सबसे ऊपर तो टेप लगाई गई है। पुलिस ने जैसे ही टेप को काटा तो उसके नीचे एक काफी ज्यादा मोटी पॉलिथीन थी। पुलिस ने मशक्कत करके उस पॉलिथीन को भी काट दिया, लेकिन इसके नीचे दोबारा से टेप लगी हुई एक और थैली मौजूद थी। पुलिस ने जैसे तैसे कर मशक्कत करके उन सारी ही चीजों को जब खोल लिया तो सामने जो चीज निकल कर आई उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर नोटों की गड्डियां नहीं जबकि एक ग्राइंडर था। पुलिस वाले इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गए कि इसे छुपाने की क्या जरूरत थी। अगर इसे तो ये बाहर भी रख देता तो कोई भी इससे पूछताछ करने वाला नहीं था और इस तरीके की चीज अब इस टंकी से बाहर निकली है तो हो सकता है कुछ एक और चीजें भी हम लोगों के हाथ लगे, जिससे कि हम लोग समझ पाए कि ये ग्राइंडर यहाँ पर क्यों डाला गया होगा। और यही बात सोचकर दूसरा पैकेट इस टंकी से निकाला जाता है। एक एक करके 6 पैकेट इस टंकी से बाहर निकले और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने अगले पैकेट को फाड़ना शुरू किया तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ और नहीं जबकि एक धड़ मौजूद है। इस टाइम इस धड़ के ऊपर ना तो सिर है ना तो इसके हाथ पैर हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक धड़ है। पुलिस ने एक एक करके सारे के सारे पैकेट इस टाइम बाहर निकाल लिए और उसके बाद पुलिस को ये बात पता चलती है कि किसी में तो हाथ हैं, किसी में पैर है, एक ऐसा भी पैकेट है जिसके की अंदर एक सिर है। और पूरी की पूरी बॉडी को जब वहीं पर रखा जाता है तो ये बॉडी काफी हद तक इस टाइम डिकम्पोज हो चुकी थी और जैसे तैसे कर पुलिस ऑफिसर्स ने इसे बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ऑफिसर्स अब पवन ठाकुर से ही पूछने लगते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे घर के अंदर ये सब क्या चल रहा है। तो पवन ठाकुर ने मना कर दिया कि जनाब, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। पहले तो आप ये बात बोल रहे थे कि मैं नकली नोट छापता हूँ, अब आप पता नहीं ये किस तरीके से इसके अंदर से बाहर निकल आई, मुझे नहीं पता। मेरे काफ़ी सारे यहाँ पर दुश्मन मौजूद हैं, तो हो सकता है उन्होंने मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया होगा। इसके अलावा ये घर किसी और का है तो हो सकता है इस मकान मालिक ने ही आकर यहाँ पर ये ठिकाने लगाई होगी। मेरा इसके अंदर बिल्कुल भी हाथ नहीं है। तो पुलिस ने उस मकान मालिक को बुला लिया और उसके बाद जब उस मकान मालिक ने भी मना कर दिया तो पुलिस ने अब पवन के ही रिश्तेदारों से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि किस तरीके का ये बंदा है, इसके परिवार में कौन है। यहाँ पर इसका दावा है कि ये बिल्कुल अकेला रहता है, तो इसकी वाइफ कहाँ पर है, इसके बच्चे कहाँ पर है, बाकी पूरा परिवार कहाँ पर है। ये सारी की सारी तहकीकात जब पुलिस के द्वारा की जाती है तो इसी टाइम पवन की पत्नी सती साहू के परिवार वाले यहाँ पर आ पहुँचते हैं और उन्होंने पुलिस को ये बात बतानी शुरू की कि जनाब, इसकी शादी करीबन 10 साल पहले ही हो चुकी थी, इसने लव मैरिज की थी। पहले तो हम लोग इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन बाद में ये लोग भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग वापस घर पर लौट कर आए तो हम लोगों ने इस बात से मना कर दिया कि हम लोग
तुम्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। शादी के करीबन 3 साल बाद इन्हें एक लड़का हो जाता है। 5 साल बाद इनके एक घर पर लड़की हो जाती है और इस टाइम ये अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा अच्छे से रहा करता था। आखिरी टाइम में दिसंबर 2022 में हम लोगों ने सती के साथ बातें की थी, क्योंकि अब जब से इनके घर पर बच्चे हुए थे तो हम लोगों को भी इनके ऊपर तरस आ गया और हम लोग दोबारा से आने जाने लगते हैं। अब इसके परिवार वाले भी मान चुके थे, जिसके चलते सारे के सारे परिवार के लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन दिसंबर 2022 के बाद वो हमारे यहाँ पर फंक्शन में आई थी, उसके बाद हम लोगों ने उसे नहीं देखा। लास्ट टाइम 6 जनवरी 2023 को हम लोगों की हमारी बेटी के साथ फोन पर बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो घर से गायब हो जाती है। जब हम लोगों ने जाकर पवन ठाकुर से इस बारे में पूछा तो उसने ये बात कही कि वो तो कहीं पर मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था, वो उसके साथ यहाँ से भाग चुकी है। तो अब हम लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमारी लड़की ने ये सब क्या कर दिया, और हो सकता है वो भागी ना हो जबकि उसे जबरदस्ती भगा कर ले जाया गया हो, वो किसी तरीके से मुसीबत में हो। तो हम लोगों ने पवन ठाकुर से ये बात पूछी थी कि उसने जाकर पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो पवन का ये कहना था कि अब अगर जाकर वो पुलिस में कंप्लेंट करेगा तो इनके आस पड़ोस वालों को पता चल जाएगा। वैसे भी काफी सारे लोगों को अभी तक पता चल चुका है, जितने बाकी लोग बचे हुए हैं उन्हें भी पता चल जाएगा और उसके बाद समाज में इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। और यही सारी बातें सोचकर हम लोग भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि अगर अब वो लड़की जा ही चुकी है तो अब हम लोग अगर उसे ढूंढेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसका इस तरीके से अफेयर चल रहा था, तो बाद में सिर्फ और सिर्फ बदनामी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। सिर्फ यही बात सोचकर हम लोग भी इस केस के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बनाते हैं। ना तो हम लोग पुलिस वालों के पास गए और ना ही पवन गया। मेरा बातचीत नहीं था, यही लड़ाई झगड़ा करता था करके तो मैं बातचीत करना बंद कर दी थी उसके साथ। सती 2 महीने से नहीं थी, तो आप लोगों को कैसे कुछ पता नहीं चला? उसका आदमी से हम लोग पता करवाए हैं तो उसका आदमी बोला तुम्हारी मौसी, मेरे बच्चे को बोले तुम्हारी मौसी तो भाग गई किसी लड़के को लेके। पवन का अब दुकान का काम था, तो अब वो अपने बच्चों को साथ के साथ संभाल तो नहीं सकता था, तो उसने अपने माता पिता के पास यानी कि बच्चों के दादा दादी के पास उन्हें छोड़ दिया था। अब ये बेचारा अकेला ही रहता है। आगे क्या कुछ हुआ हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और पुलिस ने जब ये बात बताई कि इसके घर से एक टंकी से डेड बॉडी मिली है, तो इस बारे में तो सती साहू के घर वालों को भी नहीं पता था कि इस बंदे ने क्या कुछ कांड रच दिया और ये जो बॉडी है ये किसकी होगी। तो अब पुलिस की गिरफ्त में पवन ठाकुर पहले से तो था ही, तो पुलिस ने अब उसे साइड में बैठाकर थोड़ा जोर जबरदस्ती करके उसके ऊपर थोड़ी मशक्कत करके उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। और उसके बाद पवन ठाकुर सारी की सारी चीजें डिटेल से बताने लगता है कि जनाब यहाँ पर हुआ क्या था। उसने ये बात कही कि उसने सती के साथ लव मैरिज की थी। ये लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। जब इनके घर वालों इन्हें रखने से मना कर देते हैं तो इसने यहाँ पर आकर एक दुकान खोल ली और ये दुकान काफी ज्यादा अच्छे से चल रही थी। शादी के करीबन 3 साल बाद ही उनके घर पर एक लड़का हो जाता है। 5 साल बाद उन्हें एक प्यारी सी लड़की हो गई और अब इनकी फैमिली बिल्कुल सेट थी, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक कि कोरोना नहीं आ गया। कोरोना के बाद उसका काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया। जितनी भी सेविंग थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ तो वो दोबारा से जाकर अपनी दुकान पर काम करने लग जाता है। लेकिन पहले जैसा अब काम धंधा नहीं रहा था, सारे के सारे ग्राहक इधर उधर हो चुके थे। अब उसके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी और इसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि अगर वो नकली नोट छापना शुरू कर दे तो वो खुलकर पैसे कमा सकता है। जितना भी उसका खर्चा होगा वो बड़े ही आराम से निकल जाएगा। वो पूरा का पूरा दिन अपने घर के अंदर बैठकर इसी बारे में रिसर्च करता रहा करता था कि नकली नोट किस तरीके से छापे जाते हैं, नकली नोट और असली नोट में क्या फर्क है, कौन सा कागज इसके लिए काम आने वाला है। जिसके चलते अब वो बाहर से तरह तरह के अलग अलग कागज के सैंपल घर पर मंगवाता रहा करता था। और इसी टाइम एक जगह पर उसे वो कागज मिल भी जाता है जो कि उसके काम का था। उसने वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में कागज अपने पास मंगवा लिया और उसके बाद 2 लोगों से उसकी ऐसी मुलाकात होती है जिन्होंने कि उसे काफी अच्छे से ट्रेनिंग दी कि एक नकली नोट को किस तरीके से हम लोग छाप सकते हैं, क्या उसकी बारीकियां हैं जिससे कि उसे पकड़ा जा सकता है। वो अगले काफी दिनों तक
उन लोगों के साथ मिलकर यूं ही काम करता रहता है और इसी टाइम उसे ये बात लगने लगती है कि जरूर इसकी पत्नी सती का अफेयर बाहर कहीं पर चल रहा है। तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ सती तो इस बात से साफ इनकार कर देती है कि तुम्हें शक ही क्यों हुआ, मेरा तो पूरा का पूरा दिन घर पर ही गुजर जाता है, बाहर मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। लेकिन अब उसे गलतफहमी हो चुकी थी कि उसकी पत्नी का अफेयर बाहर कहीं पर चल रहा है, जिसके चलते अब इन दोनों ही पति पत्नियों के बीच मनमुटाव आने लगता है। और दूसरी तरफ सती साहू को भी इस बारे में पता चल चुका था कि ये बंदा अब ज्यादातर टाइम अपना घर पर ही बिताता है, एक कमरे के अंदर पता नहीं बार बार कुछ ना कुछ प्रिंट करता रहता है, क्योंकि इस टाइम पवन ने अपनी पत्नी को बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि उसे उस कमरे के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सती को अब अंदाजा होने लगा था कि ये बंदा जरूर कुछ ना कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है। उसकी पत्नी ने भी उसे डांटना शुरू कर दिया कि अगर 2 नंबरी अगर वो काम करेगा तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो पकड़ा जाएगा और उसके बाद जेल में डाल दिया जाएगा और पीछे से इनके परिवार की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। तो वो अपने पति को अब बस समझाने की कोशिश कर रही थी इन्हीं सारी बातों को लेकर, क्योंकि पवन को तो उसके ऊपर शक था। उसकी पत्नी इस बात को लेकर गुस्से में रहा करती थी कि पवन एक गैर कानूनी काम कर रहा है। इन दोनों के बीच लड़ाइयां होती रहा करती थी और 6 जनवरी 2023 को भी इन लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। पवन इस दिन अपने आप को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाद उसने अपनी पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। उसने उसका गला घोट दिया और गला घोट देने के कारण वो अपनी जान गंवा देती है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जान गंवाई तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, इससे तो बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसके चलते वो उसकी बॉडी के पास ही बैठ जाता है। तो अब आखिर में उसे अपनी पत्नी की बॉडी ठिकाने तो लगानी ही थी, जिसके चलते वो सबसे पहले तो मार्केट जाता है और वहां से एक ग्राइंडर खरीद कर लाता है। काफी सारी ऐसी पॉलीथीन खरीद कर लाता है जो कि काफी ज्यादा मजबूत हो। बहुत सारे उसने टेप के बंडल इस टाइम खरीद लिए थे और जैसे ही वो घर पर आता है तो उसने घर पर आकर अपनी पत्नी के जितने भी बॉडी पार्ट्स वो कट कर सकता था, जैसे कि हाथ, पैर, उसकी गर्दन, उन सभी को काट के अलग कर देता है। इसके अलावा भी कुछ एक इंटरनल ऑर्गन्स इस टाइम बाहर आ चुके थे, तो उसने उन सभी को एक तरफ रख दिया। उन्हें जलाने की वो कोशिश करता है, लेकिन उनके अंदर से आने वाली गंदी बदबू को वो सहन नहीं कर पाया, जिसके चलते जैसे तैसे कर उन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को वो उन थैलियों में डालकर उनके ऊपर पूरे तरीके से टेप लगाकर एयर टाइट वो उन्हें कर देता है। इस टाइम ये अपने घर के रेनोवेशन तो करवा ही रहा था, उसे अपनी छत के ऊपर एक बड़ी टंकी रखवानी थी पानी की, तो वो उसके अंदर उसे डाल देता है। इसने इस टंकी को ऊपर नहीं पहुंचवाया, जबकि उसे वहीं पर रखे छोड़ दिया। ये 6 के 6 पैकेट वो उठाकर उस टंकी के अंदर डाल देता है और उसके बाद उसमें पानी भर देता है। तो उसने उसके ढक्कन के ऊपर भी अच्छे से टेप लगा दी, काफी सारी चीजें उसके ऊपर रख दी, क्योंकि अगले दिन दोपहर से मिस्त्री यहाँ पर आने वाले थे और अब उसका ये अंदाजा था कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। अब तो वो पूरा दिन आराम से बैठकर नोट भी छाप सकता है, उसकी पत्नी आकर उसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगी। जैसे ही सती साहू के घर वाले इसके पास आते हैं कि बेटा, हमारी बेटी तो हमारा फोन ही नहीं उठा रही है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो बुरा सा फेस बनाकर पवन ने उन्हें ये बात कही कि उनकी बेटी तो किसी के साथ भाग चुकी है। अब वो लोग भी बेचारे करते तो क्या करते, वहां पर आसपास में उनकी भी इज्जत खराब हो जाती, जिसके चलते वो लोग इस केस को यहीं पर दबा देते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे नकली नोट चल रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आकर छापा मार देते हैं। तो पुलिस के हाथ ज़्यादा मात्रा में नकली नोट तो नहीं लगते हैं, लेकिन उन्हें एक डेड बॉडी जरूर मिल जाती है। ये 2 लोगों के संपर्क में आया जिनसे इसने नोट प्रिंट करना सीखा और हाल फिलहाल में ये कई सारे नोट जो इसने प्रिंट करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, छोटे छोटे दुकानों पे इसने कई सारे ऐसे नकली नोट की सप्लाई इसने की। और दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी की पूरी कहानी सुन ली है। अगर आप लोग इस केस के बारे में और कुछ भी जानते हो जो कि मैं यहाँ पर ना बता पाया हूँ, तो आप लोग उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट कल्पना बोरा को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।